हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर 10 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेप्टिक टैंक। तो ये सेप्टिक टैंक क्या होता है आपको पता होगा। ये कहाँ पर प्रोवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ पर आपका कम्युनिटीज एरिया होती है, मतलब आइसोलेटेड कम्युनिटीज होती है जहाँ पर, या फिर पब्लिक प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर प्रोवाइड करना मस्ट होता है। उसके अलावा जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं होता है वहां पर प्रोवाइड करना जरूरी होता है सेप्टिक टैंक। ठीक है। तो वही लिखा है कि प्रोवाइडेड इन एरिया वेयर द सीवर हैव नॉट बीन लेड, जहाँ पर सीवर लाइन नहीं बिछा हुआ है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, और जहाँ पर आइसोलेटेड कम्युनिटीज जैसे कि स्कूल हॉस्पिटल्स हो गया एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो गया, वहां पर सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करना जरूरी होता है। आगे और समझते जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है वैसा ही इसका भी फंक्शन होता है, लेकिन इसका डिटेंशन टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लाइक ये 24 आवर का इसका डिटेंशन टाइम होता है। ठीक है, ये बोला है कि 12 से 36 घंटे के आसपास वेरी करता है, इसको मत याद रखना। आपको बेसिकली याद रखना है कि लगभग 24 घंटे का इसका क्या होता है, डिटेंशन टाइम होता है। कभी कभार 24 से 48 घंटे भी बोलते हैं। तो आपको 24 आवर्स तो याद रखना है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बोथ सेडिमेंटेशन एंड स्लज डाइजेशन टैंक प्लेस इन दिस टैंक। होता क्या है कि इसके दो चेंबर होते हैं। ठीक है ना। सेडिमेंटेशन टैंक का नीचे डायग्राम में बताऊंगा। तो इसमें यही होता है कि दो ठोक सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं, जिसमें एक स्लज डाइजेशन टैंक होता है। ठीक। तो वही लिखा है कि बोथ सेडिमेंटेशन एंड स्लज डाइजेशन टैंक प्लेस इन दिस टैंक। ठीक है। मतलब एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है और एक स्लज डाइजेशन टैंक होता है। मैं कुछ दूसरा बोल दिया था शायद। इसमें दो चेम्बर्स होते हैं, ये बोलना चाहिए था मेरे को। दो चेम्बर्स होते हैं, जिसमें एक सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन मतलब बता चुका हूं मैं पहले ही, सेटलमेंट। और दूसरे में क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो दो चेम्बर होते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज एरोबिक एंड सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एन एरोबिक प्रोसेस होता है। मैं तो बोला कि हर एक जो ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये वाला जो पॉइंट है वो सब में आपको याद रखना ही है, कि वो एरोबिक है कि एनारोबिक है। तो सेप्टिक टैंक क्या होता है, एनारोबिक के अंतर्गत में आता है, और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है, या फिर सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है इसमें। और सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस क्या होता है ये सब मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। इफिशियंसी इसकी लो होती है, इतनी ज्यादा इफिशियंसी नहीं होती है। कारण क्या रहता है कि इसमें एफ्लुएंट और इन्फ्लुएंट मतलब कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के। नहीं समझ में आया क्या। इफिशियंसी इसकी लो होती है, इसको पढ़ो। देयर इज डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सीवेज। तो जो इनकमिंग सीवेज और आउटगोइंग सीवेज का क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जिसके कारण से इसकी इफिशियंसी कम होती है। ठीक है। मतलब इसमें डाइजेशन समय अच्छे से नहीं मिल पाता, या फिर बोलो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, इस कारण से इफिशियंसी इसकी लो होती है। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो उतना समझने की जरूरत भी नहीं है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना उसको याद रखना। डिटेंशन टाइम आपको याद रखना है। कौन सा प्रोसेस होता है, तो एरोबिक और सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस होता है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है इसमें बेड स्मेल निकलता है। ठीक है। तो ये जो बेड स्मेल ऑकर होता है, तो इस कारण से अपने को ढक्कन से कवर करके रखना पड़ता है। समझ में आ गया। तो ऊपर में अच्छा डायग्राम में दिखाई देता हूँ, नीचे में आपको ये सेप्टिक टैंक आपको दिख रहा होगा सामने में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो चेम्बर जैसे होता है। एक में क्या होता है, मैं बोला था एफ्लुएंट आता है और सेटल होता है, और दूसरे में फिर क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है और फिर निकल जाता है। ठीक है। तो ये इनलेट दिख रहा होगा आपको। इनलेट, तो ये आपका स्लज बैठेगा, और यहाँ पर से सेकंड चेम्बर में फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद बाहर फर्दर निकल जाएगा। ठीक है ना। टू ट्रीटमेंट टू डिस्पर्स सिस्टम। ठीक। आ गया समझ में। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। और ये जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा, कवर दिख रहा होगा। ठीक है। जो बेड स्मेल जो भी अपीयर होंगे, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ढक्कन लगाते हैं। और उसके अलावा वेंट पाइप भी लगाया जाता है। वेंट पाइप इसमें दिख नहीं रहा है, ऊपर की ओर जो जाता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है जो भी बेड स्मेल होता है वो। ठीक है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। तो हम लोग फिर से आते हैं अपने पॉइंट में। बेड स्मेल ऑकर्स ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो बेड स्मेल ऑकर होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। हेंस इट इज प्रोवाइडेड विद कवर एट द टॉप। इसलिए हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं टॉप में। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोथ आर प्रोवाइडेड। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक भी होता है, जैसे देखें हम लोग। और एफ्लुएंट शुड बी disposed of either for the subsurface irrigation or in cesspools
सेसपूल्स को ही सोक पिट भी बोलते हैं, और ट्रीटमेंट इनलेट इन अ ट्रिकलिंग फिल्टर बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द। देखो समझाता हूँ, होता क्या है कि जो भी इसका एफ्लुएंट होता है, इसको हम लोग कहाँ पर डिस्पोज कर सकते हैं ये बता रहा है। डिस्पोज मतलब समझ गए ना, ट्रीटमेंट के बाद उसको हम लोग कहाँ पर डिस्पोज कर रहे हैं। डिस्पोज ऑफ आइदर फॉर दी सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन मतलब ये जमीन के नीचे में हम लोग मतलब उसको डाल सकते हैं, जो भी इसका एफ्लुएंट होता है उसको। ठीक है, जमीन के नीचे मतलब जमीन के ऊपर में नहीं डालते हैं। जैसे कि दो प्रकार से होता है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, तो खाद को ऊपर से छिड़कते हैं, वो काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको जोतेंगे, है ना, हल बल से, उसके बाद फिर नीचे में हम लोग जमीन के थोड़ा डालेंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि एफ्लुएंट्स वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ आइदर फॉर द सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर ह्यूमस वगैरह पनपेंगे, समझ गए ना, केचुआ वगैरह, और उससे फिर क्या होगा, हमारे फार्मिंग में वो हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम लोग उसका यूज, जो एफ्लुएंट होता है सेप्टिक टैंक का, जो एफ्लुएंट, उसका यूज हम लोग फार्मिंग में कर सकते हैं इरिगेशन पर्पज से। ठीक है, तो एफ्लुएंट्स वुड बी डिस्पोज ऑफ आइदर फॉर दी सब सरफेस इरिगेशन और इन सेज पूल, या फिर दूसरा प्रोसेस या फिर तरीका क्या हो सकता है, जो एफ्लुएंट होता है उसको हम लोग कहाँ सोक पिट में डाल सकते हैं। सोक पिट एक प्रकार से चेम्बर होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, एफ्लुएंट जाता है, एब्जॉर्ब होता है, नीचे बैठ जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वही चीज, सेज पूल और सोक पिट में थोड़ा सा ही अंतर होता है, दोनों को लगभग अभी एक ही मान लो, आगे मैं बताऊंगा। सेज पूल्स या फिर जो सोक पिट होता है, या फिर हम लोग इसका जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यही चीज बताया अभी आपको, बस यही याद रखना है। इसका यूज हम लोग सब सब सरफेस इरिगेशन में कर सकते हैं, इसके एफ्लुएंट का, या फिर हम लोग सोक पिट से इसका ट्रीट कर सकते हैं, या फिर एक और ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो कि ट्रिकलिंग फिल्टर के हेल्प से कर सकते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर पहले ही मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ट्रिकलिंग फिल्टर के हेल्प से भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फर्दर ट्रीटमेंट मतलब इसके आगे का ट्रीटमेंट प्रोसेस। अच्छा, ये डिस्पोज ऑफ करना, ये सब का मतलब क्या समझ रहे हो, उसको आगे और अच्छे से बताऊंगा, अभी अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस इतना समझ लो, ट्रिकलिंग फिल्टर के हेल्प से हम लोग डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, आगे देखें। एफ्लुएंट ऑफ सेप्टिक टैंक विल हैव द बीओडी ऑफ 100 टू 200 मिलीग्राम पर लीटर। देखो 100 से लेके 200 पीपीएम तक क्या होता है, बीओडी होता है। किसका बीओडी, एफ्लुएंट का। कौन सा एफ्लुएंट, जो सेप्टिक टैंक के एफ्लुएंट है। सेप्टिक टैंक में ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद जो एफ्लुएंट निकला, उसका बीओडी 100 से लेके 200 पीपीएम तक होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से इसको हम लोग डायरेक्ट वाटर, जो कोर्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, वहां पर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा बीओडी होता है। कितना बीओडी चाहिए रहता है कि उसको हम लोग पानी में डिस्पोज कर सके, वाटर स्ट्रीम में, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन अभी इतना समझ लो, 100 से 200 पीपीएम बहुत ज्यादा होता है, उसको हम लोग डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते स्ट्रीम वगैरह में। ठीक है, वाटर कोर्स में। ठीक, वही चीज बताया है। एंड जो सेप्टिक टैंक को क्लीन करने का जो पीरियड होता है, वो 6 से लेके 3 साल तक होता है। ठीक है, 6 महीने में या फिर हर 3 साल में आपको क्लीन करना पड़ता है। जनरली, इन जनरल हम लोग 1 साल बोलते हैं कि हर साल आपको क्लीन कर लेना चाहिए करके। ठीक है, कैपेसिटी इसकी कितनी होती है, 60 से लेके 110 लीटर पर पर्सन होती है। इसका मतलब क्या समझे, जैसे कि आपके घर में 4 लोग हैं, तो हर एक पर्सन के हिसाब से कम 60 लीटर। ठीक है ना, एक पर्सन के लिए 60 लीटर, तो 4 पर्सन के लिए 240 लीटर। ठीक है, 240 लीटर का टंकी होना चाहिए सेप्टिक टैंक का, कम से कम, ये बता रहा है। ठीक है ना, ये साइज है, एक हिसाब से अपने को पता चल जाता है इतना वॉल्यूम का अपने को टंकी तो होना ही चाहिए करके। ठीक है, और ये स्लज बता रहे हैं। अब ये स्लज क्या होगा, जो वेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो वेस्ट जो निकलेगा, हम लोग इतना मान के चलते हैं, सेप्टिक टैंक के लिए वेस्ट जो होगा, स्लज जो होगा, वो 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से होगा। ठीक है, 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से होगा। दोनों पॉइंट को याद रखना है आपको, पूछ सकता है। कैपेसिटी शायद पूछा भी है, और ये स्लज को भी किसी एग्जाम में पूछ सकता है। स्लज कितना होता है सेप्टिक टैंक के लिए, तो आपको याद रखना है 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से। जबकि कैपेसिटी जो सेप्टिक टैंक की होती है, वो किस हिसाब से हम लोग बनाते हैं, तो 60 से लेके 110 लीटर पर पर्सन के हिसाब से। ये सेप्टिक टैंक का आपको दिख रहा है अरेंजमेंट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट डिस्पोजल। तो एक तो ऊपर में ही मैं बता चुका था, इसका डिस्पोजल कहाँ पर, इरिगेशन पर्पज से, सब सरफेस इरिगेशन पर्पज से कर सकते थे, तो वही लिखा है, सब सरफेस इरिगेशन मेथड यूजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेंचेस। ठीक है, मतलब गड्ढा करके हम लोग यहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं।
ठीक है, फॉर्मिंग पर्पज से। दूसरा है सोक पिट में, ठीक है ना, सोक पिट, और एक होता था शेस पुल। तो दोनों में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। सोक पिट क्या होता है, द एफ्लुएंट इज अलाउड टू सोक्ड, यानी कि एब्जॉर्ब, सोख लिया जाता है। सोक पिट एब्जॉर्ब करने का काम करता है एफ्लुएंट को इनटू द सराउंडिंग सॉइल पिट, ठीक है। और फिल्ड विथ ग्रेवल ब्रिक्स, मतलब ये जो सोक पिट जो बना होता है, ग्रेवल्स से बना होता है, ब्रिक से बना होता है, और इसमें जब आता है एफ्लुएंट तो वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोक पिट। और जबकि सेस पूल क्या होता है, ये भी वैसे ही एक गड्ढा ही होता है, ठीक है। तो टॉप पोर्शन एक्ट एज अ एब्जॉर्प्शन ट्रेंच, तो एब्जॉर्ब करता है ये भी आपका एफ्लुएंट को। और उसके बाद फिर बॉटम पोर्शन एक्ट एज अ सेप्टिक टैंक। इसमें दो पोर्शन में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेस पूल का ऊपर का जो पोर्शन है वो सोक पिट जैसा ही होता है, जो कि एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जबकि इसके बॉटम का पोर्शन सेप्टिक टैंक की तरह काम करता है, मतलब इसमें डाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। सेप्टिक टैंक की तरह होता है बॉटम पोर्शन, यूज्ड व्हेन सबसॉइल पोर्शन। अच्छा, ये जो सेस पूल है इसका यूज हम लोग कब करते हैं, सेस पूल के द्वारा डिस्पोजल कब किया जाता है अगर पूछेगा तो, जब सॉइल परमिएबल होता है, जब सॉइल पोरस होता है, तब हम लोग सेस पूल का यूज करते हैं, ठीक है। और नीचे में ही, ताकि वो क्या हो जाए, जो भी एफ्लुएंट है सेप्टिक टैंक का, वो नीचे जमीन को फर्टाइल भी कर दे, और हमारा जो डिस्पोजल जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। मतलब जो सेप्टिक टैंक का जो डिस्पोजल है, उसको अपने को क्या क्या करना है, खत्म करना है एक हिसाब से, डिस्पोज ऑफ मतलब खत्म करना, ठीक है। डिस्पोज ऑफ करने का जो अपना एम होता है वो यही होता है कि जो भी वेस्ट निकल रहा है वो वेस्ट इन्वायरमेंट को हानि ना करे, वो क्या हो जाए, इन्वायरमेंट से डिसअपियर हो जाए, ठीक है। तो वही करने का काम होता है। तो ये नीचे चल देगा और नीचे में क्या हो जाएगा, फर्टाइल कर देगा जमीन को भी, तो बेनिफिट ही हो जाएगा और डिस्पोज ऑफ भी हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, ठीक है, समझते रहना। एंड देयर इज अ नो वेल नियर बाई। और ये एक पॉइंट ये भी बोला है कि सेज पूल का यूज हम लोग तभी करेंगे जब कुआं उआं आसपास में ना हो, ठीक है ना। कुआं वगैरह रहेगा तो उसके पानी को दूषित कर देगा ना, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। इमहॉफ टैंक, अब ये भी सेप्टिक टैंक का इम्प्रूवमेंट है, मतलब एक प्रकार से एडवांस वर्जन है इमहॉफ टैंक। अब क्यों है, इसको देखते हैं। ये भी आपका एनोरोबिक और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के अंतर्गत में ही आता है। सेप्टिक टैंक भी उसी के अंतर्गत में आता था, ये भी उसी के अंतर्गत में आता है। ये मॉडिफिकेशन है या फिर आपका इंप्रूवमेंट है किसमें, सेप्टिक टैंक में। इन विच इनकमिंग सीवेज नॉट मिक्स विद आउटगोइंग सीवेज। देखो सेप्टिक टैंक में क्या होता था, इनकमिंग और आउटगोइंग सीवेज मिक्स हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण से इसकी इफिशियंसी हाई होती है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि इनकमिंग सीवेज एंड आउटगोइंग सीवेज क्या हो जाता है, इसमें मिक्स नहीं होता है। इट हैज टू चेम्बर्स, इसमें भी दो चेम्बर होते हैं, इसमें अपर और लोअर चेम्बर होता है, ठीक है ना। अपर चेम्बर में क्या होता है, वो एरोबिक प्रोसेस होता है, उसमें सेटलमेंट होने का काम होता है। और नीचे का जो पोर्शन होता है ना, नीचे का जो चेम्बर होता है, लोअर चेम्बर, उसमें एनोरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, वहां पर कुल मिला के डाइजेशन प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो वही है कि इट हैज टू चेम्बर, अपर चेम्बर यूज्ड फॉर द सेडिमेंटेशन एंड लोअर चेम्बर यूज्ड फॉर द डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी इसकी 60% होती है। कितनी होती है बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी, 60% होती है। डेप्थ ऑफ द टैंक इज मोर एंड कॉस्टलियर। अब ये अच्छा मेथड है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टलियर होता है सेप्टिक टैंक की कंपैरिजन में, ठीक है। तो कॉस्टलियर कंस्ट्रक्शन होने के कारण ये थोड़ा सा महंगा मेथड होता है, ठीक है। क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ टैंक क्या होता है, ज्यादा होता है। एंड एब्सोल्यूट ऑन दिस डे, कहने का मतलब जनरली आज के दिनों में इमहॉफ टैंक का ही यूज ज्यादा हो रहा है ना। और अपर चेम्बर एरोबिक और लोअर चेम्बर एनारोबिक होता है, पहले ही बता चुका हूँ, और ये कई बार पूछा है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखना है, इमहॉफ टैंक खत्म होता है। ये आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा इमहॉफ टैंक का। तो इमहॉफ टैंक का ये अपर चेम्बर है, ये फर्स्ट वाला, और ये जो सेकंड वाला है ये लोअर चेम्बर है। तो अपर चेम्बर में आपका सेटलमेंट होगा, ठीक है। और जो सेकंड कंपार्टमेंट या फिर चेम्बर है, इसमें स्लज का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, ये इसको बोल सकते हैं हम लोग सेक्शन इसका, ठीक है। और ये जो राइट में बना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू या फिर प्लान, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर से देखेंगे तो आपका जो चेम्बर है, इमॉफ कोन है, वो ऐसा कुछ दिखता है। ये आपका स्लोप होता है, ठीक है। तो इस स्लोप में क्या होता है, ये इसका अपर चेम्बर है, ठीक है। और लोअर चेम्बर इसी में, ये जो ये लाइन दिख रहा है ना, इसी के थ्रू अंदर प्रवेश करता है, मतलब नीचे प्रवेश करता है, क्या चीज, जो भी आपका आता है एफ्लुएंट हो, ठीक है। यहाँ पर आपका सेटलमेंट प्रोसेस चलता है, ये स्लोप होता है, कोनिकल नेचर का होता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वही दिख रहा है टॉप व्यू से, ठीक है। अब इसको देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, मतलब आंख से
सामने से, है ना? तो अभी तो बस ये प्लान आपको दिख गया है और ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं डिस्पोज़ल ऑफ द सीवेज एफ्लुएंट। जो सीवेज एफ्लुएंट होता है, इसका डिस्पोज़ल हम लोग कैसे करते हैं, कौन-कौन सा मेथड है? अब यहाँ पर डिस्पोज़ल का मतलब समझ लो, मैं बोला था आगे बताऊँगा। देखो डिस्पोज़ल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट, सीवेज समझ गए ना, सीवरेज सिस्टम, जो सीवेज आता है हमारे घरों से, कारखानों से, कहीं से भी, उसको हमको क्या करना है, वो एक प्रकार से वेस्ट है, एनवायरनमेंट को हानि पहुँचाएगा। हम लोग चाहेंगे कि वो क्या हो जाए, एनवायरनमेंट से वेनिश हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, ठीक है? खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए सही रहेगा ना, मतलब वो उसका नामो-निशान मिट जाए, बस वही होता है डिस्पोज़ल, ठीक है? तो एक मेथड क्या होता है, एक मेथड क्या होता है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका जो सीवेज एफ्लुएंट होता है उसको हम लोग जाके बड़े स्ट्रीम में, बड़े वाटर स्ट्रीम बोलने का मतलब या तो रिवर हो गया और या फिर हो गया समुद्र, क्योंकि यही दोनों बहुत बड़े स्ट्रीम होते हैं, ठीक है? तालाब में, झील में हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि बहता नहीं है, ठीक है ना? झील भी बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है? झील भी बहुत बड़ा नहीं होता। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका एरिया, शायद 1000 हेक्टेयर या फिर ऐसे ही कुछ हेक्टेयर जो होता है ना, उससे बड़े को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेक बोल देते हैं, और उससे छोटे को पॉन्ड बोलते हैं, ऐसा कुछ था। अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। शायद 1000 हेक्टेयर है कि अम, ऐसे ही कुछ हेक्टेयर है, ठीक है? खैर उसको छोड़ो। तो वहाँ पर क्या होता है, पानी जो है वो ठहरे हुए अवस्था में होता है, वहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो डिस्पोज़ नहीं कर पाएगा, सीवेज को खत्म नहीं कर पाएगा, और कर पाएगा तो पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग पॉन्ड लेक में नहीं करेंगे, बड़े स्ट्रीम में करेंगे, जहाँ पर वो बह रहा है, बहे हुए अवस्था में है पानी, या फिर बहुत बड़े क्या है अमाउंट में प्रेज़ेंट है, जैसे समुद्र हो गया, ठीक है? और आपका नदी हो गया। तो डिस्पोज़ल इन वाटर, और सेकंड जो होता है डिस्पोज़ल इन लैंड होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जब भी हम लोग सीवेज एफ्लुएंट को डिस्पोज़ करते हैं नदियों में या फिर ज़मीन में जाके डिस्पोज़ कर रहे हैं, तो डिस्पोज़ करने से पहले भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना? पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो सीवरेज सिस्टम होता था, वो फिर आखिरी में कहा जाता था आउटलेट, जो पाइप की हेल्प से मतलब आउटलेट सीवेज के सीवर की हेल्प से कहा जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में, और फिर ट्रीटमेंट प्लांट से फिर बाहर जाता है डिस्पोज़ के लिए। तो हमेशा याद रखना कि डिस्पोज़ल करने से पहले हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ है। डिस्पोज़ल बाय डाइल्यूशन, पहला जो है मेथड वो क्या है, डिस्पोज़ल बाय डाइल्यूशन है। इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, कुल मिला के सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि नदियों में हम लोग डिस्पोज़ कर दिए सीवेज को, समुद्रों में कर दिए, तो वहाँ पर सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। हमको कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अब वो नेचुरली ही वो जो अपने से प्योर करना है वो प्योर करेगा, ठीक है? जो भी उसमें प्रेज़ेंस जीवाश्म है, एल्गी है, या फिर और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो सब क्या करेंगे, सेल्फ प्यूरिफिकेशन करने का काम करेंगे, ठीक है? तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ नेचुरल वाटर होता है इसमें। उसके बाद बोल रहा है द डिग्री ऑफ द ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू द रॉ सीवेज बिफोर द डिस्पोजल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द रॉ सीवेज, ठीक है? तो इसमें यही बोल रहा है कि हम लोग जिसमें भी डिस्पोज करने वाले हैं, नदी में चाहे समुद्र में, तो हम लोग देखेंगे कि वो कितने अमाउंट में है, ठीक है? उसके हिसाब से अपने को पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब छोटी सी नदी में हम लोग डिस्पोज करने वाले सीवेज को तो ज्यादा ट्रीटमेंट लगेगा। बहुत बड़ा नदी है, वहां पर हम लोग अपने सीवेज को डिस्पोज करने वाले हैं, तो थोड़ा कम ट्रीटमेंट लगेगा। तो वही चीज बोल रहा है, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू द रॉ सीवेज बिफोर डिस्पोजिंग डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ सीवेज। हाँ, क्वांटिटी ऑफ स्ट्रीम पे भी डिपेंड करेगा और क्वालिटी ऑफ रॉ सीवेज पे भी डिपेंड करेगा। मतलब रॉ सीवेज, जो सीवेज आ रहा है हमारे सीवर में, है ना, उसकी क्वालिटी, मतलब कितना ज्यादा वो उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, ये एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर पहले ही बता चुका हूँ क्या, बीओडी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो डाइल्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते थे, जितना भी आपका कमी होता था ऑक्सीजन में उससे, है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन से, तो वही डाइल्यूशन फैक्टर है। डाइल्यूशन फैक्टर एक्चुअली में जो डाइल्यूटिंग वाटर होता है जिसमें हम लोग डिस्पोज करने वाले हैं, और डिवाइडेड बाई जो भी आपका रॉ सीवेज है उसको डिवाइड करोगे तो डाइल्यूशन फैक्टर निकलता है। अब मेरे को ये बताओ, डाइल्यूशन फैक्टर जब ज्यादा रहेगा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, डाइल्यूटिंग वाटर बहुत ज्यादा है, मतलब जिसमें हम लोग डिस्पोज करने वाले हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो इस कारण से उसमें ट्रीटमेंट कम जरूरत पड़ेगी या फिर बहुत कम ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यही चीज इस टेबल में आपको बताया गया है कि अगर डाइल्यूशन फैक्टर
जो है 500 से भी ज्यादा है, तो वहां पर अपने को सीवेज को ट्रीटमेंट करने की ही जरूरत नहीं है, बिना ट्रीटमेंट के आप डिस्पोज कर सकते हो। लेकिन अगर 300 से 500 के बीच में अगर डाइल्यूशन फैक्टर है, तो उस केस में प्राइमरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसे कि आपको सेडिमेंटेशन वगैरह करना पड़ेगा, प्लेन सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर डाइल्यूशन फैक्टर आपका 150 से 300 के बीच में है, तो उस केस में आपको ट्रीटमेंट सच एज सेडिमेंटेशन तो करोगे ही, साथ ही साथ स्क्रीनिंग और एसेंशियल जो केमिकल प्रेसिपिटेशन के हेल्प से जो करते हो कोगुलेंट वगैरह, कोगुलेशन फॉकुलेशन, वो सब भी करोगे। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि अगर 150 से भी कम है अगर डाइल्यूशन फैक्टर, तो इस केस में कंप्लीट थ्रू आउट ट्रीटमेंट जो हम लोग करते थे, हर एक स्टेप, ठीक है, क्या बताया था, सबसे पहले स्क्रीनिंग करते थे, फिर ग्रिड चैम्बर में जाता था, फिर उसके बाद फिर कहाँ जाता था, स्कीमिंग टैंक में जाता था। ठीक है, तो ये होता था प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट आता था, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता था। तो पूरा होल ट्रीटमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे अगर आपका डाइल्यूशन फैक्टर कितना है, डाइल्यूशन फैक्टर 150 से भी कम है। तो हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े थे 500 से ज्यादा है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 300 से 500 पढ़े तो उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद पढ़े 150 से 300 है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो करोगे ही, साथ ही साथ आपको कोगुलेशन फॉकुलेशन वगैरह भी करना पड़ेगा और स्क्रीनिंग वगैरह भी करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर 150 से भी कम है तो कंप्लीट थ्रू आउट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखते हैं, ये नोट आपके पास इंपॉर्टेंट है, खासकर से पहला और दूसरा नोट। तो इसमें ये बताया गया है कि बीओडी सीवेज एफ्लुएंट, अगर जो भी सीवेज एफ्लुएंट है उसका बीओडी कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 पीपीएम होना चाहिए एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जब उसको आप कहाँ डिस्पोज कर रहे हो, सरफेस वाटर में डिस्पोज कर रहे हो। सरफेस वाटर मतलब वही नदियों में, अगर वाटर कोर्स में आप डिस्पोज करना चाह रहे हो अपने सीवेज एफ्लुएंट को, तो उसकी बीओडी कितनी होनी चाहिए, 20 पीपीएम होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। और हम लोग ऊपर पढ़े थे सेप्टिक टैंक की जो बीओडी होती थी वो 100 से लेके 200 होती थी, इसीलिए हम लोग वहां बोले थे कि इसको हम लोग वाटर कोर्स में डिस्पोज नहीं कर सकते, जो सेप्टिक टैंक का एफ्लुएंट था उसको। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी सीवेज एफ्लुएंट होता है उसकी बीओडी कितनी होनी चाहिए, 20 पीपीएम या फिर उससे कम होनी चाहिए अगर हम लोग वाटर कोर्स में डिस्पोज करना चाह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि बीओडी एफ्लुएंट की जो सॉरी क्या बोल दिया मैं, सीवेज एफ्लुएंट की जो बीओडी है वो 500 पीपीएम होनी चाहिए, किस केस में, जब हम लोग उस सीवेज का यूज फार्मिंग पर्पज से करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोले थे ना, जो सेप्टिक टैंक का एफ्लुएंट है उसको हम लोग फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका बीओडी कितना होता था, 100 से 200 होता था, जबकि परमिसिबल लिमिट कितना है, 500 पीपीएम। तो 500 पीपीएम से अगर कम है बीओडी सीवेज एफ्लुएंट का, तो उसका यूज हम लोग फार्मिंग में कर सकते हैं। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन के लिए। आ गया समझ में। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और इससे फायदा ये होता है कि अगर हम लोग ऐसे सीवेज का हम लोग फार्मिंग में यूज करेंगे, तो वो इफिशियंसी या फिर क्या बोलना चाहिए, क्रॉप यील्ड, फसल की पैदावार को बढ़ा देता है, क्रॉप यील्ड को बढ़ा देता है, 33% बढ़ा देता है। ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बोल रहा है कि बीओडी ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है उसकी बीओडी 500 पीपीएम से कम या फिर 500 पीपीएम तक होनी चाहिए, जब वो पब्लिक सीवर में आके मिल रहा है। ठीक है ना, जब हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है वो सीवर में आके मिले, तो ऐसे जो वेस्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसका बीओडी 500 पीपीएम से कम होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज 500 पीपीएम से भी ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर कोई यूजफुल नहीं रहेगा ना, वो उसको फार्मिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते, उसको डिस्पोज भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हाई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो बीओडी ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कितना होना चाहिए, 500 पीपीएम या फिर उससे कम होना चाहिए अगर हम लोग उसको पब्लिक सीवर में डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की बीओडी अम, क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज इनटू मराइन सेल नॉट एक्सीड 100 पीपीएम, 100 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की बीओडी जो है 100 पीपीएम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किस केस में, जब हम लोग उसको मरीन कोस्ट में डिस्पोज करना चाह रहे हैं। मरीन कोस्ट मतलब समुद्रों में अगर हम लोग डिस्पोज करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की बात हो रही है, तो उसकी जो बीओडी है वो 100 पीपीएम या फिर उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट था, ऊपर का 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक।
उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ बीओडी हमको निकालना है, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें बस यही है कि जो भी कंसंट्रेशन, एज फॉर सीवेज और आर फॉर क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी फॉर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सीवेज, और ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, डिस्चार्ज बोल सकते हो या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिवर स्ट्रीम, कंसंट्रेशन ऑफ रिवर स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ रिवर स्ट्रीम, डिस्चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर स्ट्रीम, फिर दोनों के रेट ऑफ फ्लो को ऐड कर देना। तो इस प्रकार से आपका कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, बन जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, जोन ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। अब यहाँ पर से हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग जो भी सीवेज एफ्लुएंट था उसको हम लोग डिस्पोज कर दिए हैं रिवर स्ट्रीम में, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है रिवर में। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहला स्टेज बोल सकते हैं जोन ऑफ डिग्रेडेशन या फिर पॉल्यूशन, मतलब अपने सीवेज को डाल दिए नदी में तो वो क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया, तो ये क्या हो गया, जोन ऑफ डिग्रेडेशन या फिर पॉल्यूशन। उसके बाद फिर क्या होगा, एक्टिव डिकम्पोजिशन, मतलब उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है उसको अलग से भी नीचे डिस्कस किया हुआ हूँ, अभी बस इतना स्टेज का नाम याद रख लो। सेकंड स्टेज में आता है एक्टिव डिकम्पोजिशन, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेज में आता है, फिर वो रिकवरी स्टार्ट होता है, जोन ऑफ रिकवरी, और फिर लास्ट आते तक आपका क्लियर वाटर हो जाएगा, मतलब फुली डिकम्पोज हो जाएगा, क्लीन वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या था, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 40% होती है। जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा खाने लग जाएंगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो लगभग जीरो हो जाएगा ऑक्सीजन इस केस में। जोन ऑफ रिकवरी में फिर से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी और 40% फिर से लौट जाएगी, और उसके बाद फिर क्लीन वाटर जब हो जाएगा तो इस केस में जो भी सैचुरेटेड डिसॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो फुलफिल हो जाएगी। आगे समझ में, तो वही चीज है। तो देखते हैं अब एक एक करके, जोन ऑफ डिग्रेडेशन में क्या होता है, जोन ऑफ पॉल्यूशन, इन दिस जोन डिसॉल्व ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू 40%, वही बोला है ना। तो इस केस में आपका 40% डिसॉल्व ऑक्सीजन हो जाता है, और द सेचुरेशन वैल्यू वाटर बिकम्स डार्क, मतलब ये है कि जोन ऑफ पॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं अपने सीवेज को रिवर स्ट्रीम में, तो अब क्या हो जाएगा, वहां का पानी मटमैला हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है, सीवेज एफ्लुएंट के कारण, वही चीज है, विथ फॉर्मेशन ऑफ द स्लज डिपोजिटेड इन बॉटम, और वो जाके नीचे में बैठ जाएगा, यही चीज बोल रहा है और कुछ नहीं। उसके बाद जोन ऑफ डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसमें जोन इज मार्क्ड बाय हेवी पॉल्यूशन, डिसॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉल डाउन टू जीरो, मतलब इस स्टेज में आपका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है और ऑक्सीजन कंज्यूम होने के कारण लगभग जीरो हो जाता है ऑक्सीजन की मात्रा, एंड एनएरोबिक कंडीशन इस केस में डेवलप होता है, ऑक्सीजन एब्सेंस है, मतलब क्या हो जाएगा, एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद जिसके कारण वहां पर फिश लाइफ या फिर एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, जब तक वहां पर रिकवरी स्टार्ट नहीं होता। उसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं, थर्ड स्टेज बोल सकते हैं रिकवरी प्रोसेस। इस केस में आप साफ होना स्टार्ट होगा डिकम्पोजिशन के कारण, उसके बाद स्ट्रीम ट्राइज टू रिकवर एंड बीओडी फॉल्स डाउन टू, बीओडी कम होने लग जाएगा, मतलब ऑक्सीजन डिमांड कम होने लग जाएगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ने लग जाएगा, फिर से वो अपने 40% वाले स्टेज में पहुंच जाएगा, और अपने सेचुरेशन वैल्यू का, जो भी सेचुरेशन वैल्यू मतलब समझ रहे हो, जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत है, जो मैक्सिमम मात्रा है जितने होनी चाहिए उसी को हम लोग उसकी सेचुरेशन वैल्यू बोलते हैं, तो सेचुरेशन वैल्यू का 40% पहुंच जाएगा। उसके बाद जोन ऑफ क्लियर वाटर, तो जोन ऑफ क्लियर वाटर आते आते फिर क्या हो जाएगा, रिवर अटेन्स इट्स ओरिजिनल कंडीशन, फिर से अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। सी वाटर नॉर्मली कंटेन्स, नोट में आपको लिखा गया है कि जो सी वाटर होता है उसका जो एल्केनिटी होता है ना, सिली वाटर नॉर्मली कंटेंट 20, सॉरी एल्केनिटी बोल दिया, ऑक्सीजन कंटेंट है ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन बोल सकते हो, तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है, किसमें, समुद्रों में, सी में, किसके कंपैरिजन में, फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है, फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में सी वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, कितना कम होता है, 20% कम होता है,
ठीक है, तो सी वाटर नॉर्मली कंटेन्स 20% लेस ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द फ्रेश वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं स्लज बैंक क्या होता है। अब ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है, इसको भी देख लेते हैं, स्लज बैंक और नीचे में आपको स्लिक दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्लज बैंक क्या होता है। सीवेज सॉलिड थ्रो इनटू द सी। होता क्या है कि इसमें जो सीवेज सॉलिड होते हैं उसको हम लोग अपने समुद्रों में डिस्पोज कर दिए। अब उसके बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा समुद्रों में, और उसके बाद जो डिसॉल्व्ड मैटर है वो कुछ झाग, मतलब व्हाइट व्हाइट झाग जैसे आपको कभी कभी समुद्रों में दिखता है ना। ठीक है ना, हम लोग डिस्पोज करते हैं तो वो दिखता है कि नहीं, झाग झाग, वही चीज है स्लज बैंक, उसी को बोलते हैं। ठीक है, मिल्की फॉर्म में जो अपीयरेंस होता है, फोम टाइप का वाइट फोम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लज बैंक बोलते हैं। तो वही चीज लिखा है कि सीवेज सॉलिड थ्रो इनटू द सी वाटर केमिकली रिएक्ट विथ डिसॉल्व्ड मैटर। डिसॉल्व्ड मैटर के साथ केमिकल रिएक्शन होगा समुद्र में, और जिसके कारण क्या होगा, पट्टी, क्या लिखा है, प्रेसिपिटेटिंग सम ऑफ सीवेज सॉलिड। प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेटिंग सम ऑफ द सीवेज सॉलिड। कुल मिला के याद रखना है यार आपको, मिल्की अपीयरेंस टू द सी वाटर, गिविंग अ मिल्की अपीयरेंस टू द सी वाटर, एंड उसके बाद बस इतना ही है, वही होता है स्लज में। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सी वाटर की, या फिर समुद्रों की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है समुद्र के पानी की, वो सीवेज एफ्लुएंट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है। मैं बताया था ना, जो सीवेज एफ्लुएंट होती है उसकी या फिर जो सीवेज जो होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है, और उससे भी ज्यादा क्या होता है, जो सी वाटर है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो पूछ सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सी वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सीवेज। सेकंड पॉइंट बोल रहा है टेम्परेचर के बारे में। जो सी वाटर का टेम्परेचर होता है वो सीवेज के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, तो टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ द सीवेज। अब नेक्स्ट टर्म है आपके पास स्लिक। क्या होता है स्लिक? क्या होता है, एक प्रकार का आप बोल सकते हैं ये भी आपका वेस्ट ही है, और जिसके कारण क्या होता है वो देखो, एकदम आसान भाषा में बोलूं तो समुद्रों में आप एफ्लुएंट, मतलब जो सीवेज एफ्लुएंट हो उसको डिस्पोज कर दिए समुद्र में, मतलब फेंक दिए। अब क्या हुआ कि जो लाइटर जो वेस्ट है, ठीक है, जो हल्के वेस्ट है वो क्या हो गए, समुद्र के ऊपर में तैरने लग गए। तो समुद्र में कचरा दिखता है, कभी कभार फोटो दिखे होंगे, ठीक है ना, और फिर वो क्या हो जाता है, तटों में आ जाता है। ठीक है ना, लहर के थ्रू क्या हो जाता है, बीच वगैरह में आ जाता है, समुद्र किनारे। तो वही चीज को क्या बोलते हैं, स्लीक बोलते हैं। तो स्लीक इज द लाइटर एंड वार्मर सीवेज will rise up to the surface when thrown into the sea water and will be result in the spreading of the sewage at the top surface of the sea। ठीक है, जो मैं बोला वही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा तो कुछ क्वेश्चन में अगर यूज होगा तो ये आपको समझ में आना चाहिए, या फिर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दे सकता है। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट मतलब क्या होता है, कमी। और किसमें कमी बोल रहा है वो, ऑक्सीजन में कमी। ठीक है, ऑक्सीजन में कमी, मैं क्या बोला था कि पिछले क्लासों में डिस्कस किया था मैं कि ऑक्सीजन की मात्रा जितनी होनी चाहिए अगर उतना प्रेजेंट है तो हमारा जो भी सीवेज है, या फिर जो भी पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो पानी है, जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए उतना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पॉल्यूट ही नहीं है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट उसमें नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तब दिक्कत वाली बात है। तो वही चीज है कि ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता है, जो भी सेचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको माइनस करोगे एक्चुअल डिसॉल्व ऑक्सीजन से, उसी को ऑक्सीजन डेफिसिट बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन में कमी। मतलब होना चाहिए था क्या, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, मान लेते हैं कि 100 ppm होना चाहिए था। वैसे तो 10 ppm पड़े हुए हैं 4 ppm एक्वेटिक के लिए, तो मान लेते हैं 100 ppm होना चाहिए, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है सिर्फ 80 प्रेजेंट है, 80 ppm। मतलब कमी कितने की है, 20 ppm की कमी है। तो इस 20 ppm को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेफिसिट बोलते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं बताया हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे देखें हम। उसके बाद रीऑक्सीडेशन क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन डिफिसिट है उसको फुलफिल करने के लिए, मतलब जो भी ऑक्सीजन में कमी है उसको फुलफिल करने के लिए रीऑक्सीडेशन होता है, जिससे जो भी कमी है ऑक्सीजन में वो क्या हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। उसी को 10 बार बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा टू काउंटर एक द डिप्लीशन ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन में कमी है उसको फुलफिल करने के लिए। उसके बाद देखते हैं
ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व क्या होता है? ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व को ये क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन सेग कर्व भी बोलते हैं। ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व को ही ऑक्सीजन सेग कर्व बोलते हैं। देखो, डीऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन दोनों के बीच में जो कर्व बन के आता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व बोलते हैं। ठीक है ना? ऑब्टेन्ड बाय एल्जेब्रिकली एडिंग द डीऑक्सीडेशन एंड रीऑक्सीडेशन कर्व। ठीक है, डीऑक्सीडेशन एंड रीऑक्सीडेशन कर्व दोनों के एडिशन से ऐसा बोल सकते हैं जो कर्व फॉर्म होता है, ऑब्टेन्ड बाय एल्जेब्रिकली एडिंग द डीऑक्सीडेशन एंड रीऑक्सीडेशन कर्व। ठीक, आगे बस। उसके बाद देखते हैं डी ऑक्सीडेशन रेट अगर रीऑक्सीडेशन रेट से ज्यादा हो। अच्छा, डी ऑक्सीडेशन रेट मतलब क्या होता है? डी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो उस ऑक्सीजन को हटाना या फिर ऑक्सीजन में कमी करना, वो डी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि री ऑक्सीडेशन जस्ट वाइस वर्सा था, उसमें जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको फुलफिल करते थे, वो री ऑक्सीडेशन था। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर डी ऑक्सीडेशन रेट ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन में कमी हो रही है ज्यादा एज कंपेयर टू रीऑक्सीडेशन, तो इस केस में क्या होगा? डेफिसिट इंक्रीज होगा ना, जब डीऑक्सीडेशन ज्यादा होगा रीऑक्सीडेशन के कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है या फिर डेफिसिट है वो इंक्रीज होगा। और दोनों जब बराबर होते हैं, ऑक्सीडेशन और रीऑक्सीडेशन, तो उसको क्रिटिकल डेफिसिट कंडीशन बोलते हैं। और जब रीऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो उस केस में डेफिसिट क्या होगा? कम होगा ना, डेफिसिट डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन डेफिसिट। समझ आ रहा है कि नहीं? रीऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, डीऑक्सीडेशन कम होगा, तो उस केस में डेफिसिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट क्या होता है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट इट इज द रेशियो ऑफ रीऑक्सीडेशन रेट एंड डीऑक्सीडेशन रेट। दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? के आर बाई के डी। तो रीऑक्सीडेशन रेट एंड डीऑक्सीडेशन रेट के रेशियो को ही क्या बोला जाता है? सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है। सीवेज सिकनेस क्या होता है? तो सीवेज सिकनेस, देखो होता क्या है कि हम लोग मान लेते हैं जमीन में क्या करने वाले हैं? डिस्पोज करने वाले हैं अपने जो भी सीवेज एफ्लुएंट है उसको किसी जमीन में, लैंड में डिस्पोज करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं। तो वहां पर डिस्पोज करते गए और एक समय के बाद क्या हो गया? पूरा वो जमीन क्या हो गया? क्लॉग हो गया, जो उसमें पोर्स थे वो पूरा कचरा से भर गया। ठीक है, अगर आ रहा है कि नहीं समझ में? कंटिन्यूअस अप्लाई के कारण कचरे के, तो इसी कंडीशन को सीवेज सिकनेस बोलते हैं। और उसके सीवेज सिकनेस के कारण वो जमीन क्या हो जाएगा? पूरा उसकी जो क्या बोलना चाहिए, जो उर्वरक क्षमता है, उर्वरक क्षमता, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। पूरा मतलब मृदा प्रदूषण इसी को बोलते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? सॉइल इरोजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीवेज सिकनेस यही होता है। तो इसमें यही लिखा है कि व्हेन untreated sewage is continuously applied on the piece of the land during the course of the time of the soil voids, तो जो soil voids है वो क्या हो जाएगा? पूरा clogged हो जाएगा, जम जाएगा कचरे से, एंड देयर बाई फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण एनारोबिक कंडीशन ऑकर होगा। ठीक है, डेवलप होगा। देन लैंड कैन बी नॉट टेक एनी फर्दर सीवेज, और उसके बाद फिर जमीन में हम लोग और डिस्पोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमीन अब उस कचरे को आसान भाषा में बोले तो खत्म नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? डिस्पोजल दो प्रकार से होता था ना, एक पानी में डिस्पोज करते थे और दूसरा जमीन में भी कर सकते हैं। तो जमीन में डिस्पोज नहीं कर पाएंगे जब उसमें सीवेज सिकनेस आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि जितना वो उस प्रदूषण को, उस कचरे को वो खा सकता था या फिर खत्म कर सकता था, वो कर चुका है। और ज्यादा अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जमीन मर चुका है, ऐसा बोल सकते हैं अपन आसान भाषा में। ठीक है, तो लैंड कैन नॉट बी टेकन एनी फर्दर सीवेज लोड एंड फॉल गैसेस विल बी एवॉल्व, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? फर्दर आप अगर कर रहे हो कंटिन्यूअसली तो उसमें दुर्गंध आने लग जाएगा, फॉल गैसेस विल बी इवॉल्व। ठीक, आ रहा है समझ में? उसके बाद देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अब यहाँ पर से पूरा अलग चीज हो गया। अपन इससे पहले पढ़ रहे थे सीवेज एफ्लुएंट के बारे में। ठीक है, अभी क्या आ गया? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मतलब समझ रहे हो, ऐसे कचरे जिसको हम लोग अपने डस्टबिन में डाल रहे हैं घरों में या फिर जो भी पब्लिक एरिया है वहां पर, जो डस्टबिन होता है उसमें जो कचरा डाल रहे हैं, अब वो क्या सीवेज के थ्रू डिस्पोज होगा? क्या सीवरेज सिस्टम में जाता है? क्या नहीं जाता है। वो क्या होता है, हमारे घरों में जो भी मतलब जो कचरा वेस्ट वाला जो गाड़ी आता है उसमें हम लोग डालते हैं। ठीक है ना?
फिर वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो अब ये सीवरेज सिस्टम खत्म हो गया है, समझना। अब ये नया यूनिट स्टार्ट हो गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें मैं पहले ही मैं डिस्कस कर चुका था कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, रेफ्यूज क्या होता है। एक्चुअली में जो रेफ्यूज होता है वो कचरा होता है। अब ये हर प्रकार के कचरा, जैसे कि आपका गार्बेज और रबिश से मिलके बनता था। अब ये गार्बेज क्या है, रबिश क्या है, मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा, ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो बस हम लोग को यही देखना है कि ये जो रेफ्यूज है, अब इसको कैसे डिफ्यूज करें, डिस्पोज करेंगे। अब इनका डिस्पोजल मतलब ये जो कचरे हैं, ठीक है ना, जो सॉलिड वेस्ट है, इसको अब खत्म करना है अपने को इन्वायरमेंट से अपने। ठीक है ना। अगर ये खत्म नहीं होंगे तो ये भी क्या होंगे, हानिकारक बीमारियों के कारण हो सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इस कारण हम लोग चाहेंगे कि ये भी हमारे इन्वायरमेंट से खत्म हो जाए, या फिर जो रिसाइकल हो सकते हैं वो रिसाइकल हो जाए। ठीक है। तो वही चीज है, तो डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज अपने को पढ़ना है। तो इसका जो डिस्पोजल है वो किस किस प्रकार से हो सकता है। पहला, जमीन में इसका भी कर सकते हैं, सैनिटरी जो लैंड फिलिंग है इसके सहायता से। लैंड फिलिंग मतलब जमीन को खोद के गड़ाना है एक हिसाब से। उसके बाद बर्निंग करके कर सकते हैं, बर्निंग को इंसनरेशन भी बोलते हैं। और उसके अलावा पायरोलिसिस होता है। पायरोलिसिस और इंसिनरेशन में क्या अंतर होता है, तो दोनों में ही हम लोग बर्न कर रहे हैं। एक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर रहे हैं। पायरोलिसिस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इधर देखते हैं। आगे बोल रहा है कि बेगिंग इट आउट इनटू द सी, और उसके अलावा हम लोग समुद्रों में क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं कचरे को। लेकिन जनरली जब हम लोग सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं तो हम लोग जो समुद्र तट होता है उससे बहुत दूरी पे करते हैं। मतलब रिजनेबल जो डिस्टेंस होता है, रिजनेबल मतलब जितना डिस्टेंस जरूरी होता है उतने डिस्टेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं कचरे को। एकदम तट में ही नहीं कर देते हैं, समुद्र तट में। ठीक वही चीज है। पल्वराइजेशन क्या होता है, इसमें ग्राइंडिंग करते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्ट से बना है। कंपोस्ट या फिर ह्यूमस मतलब क्या होता है, खाद, खाद के रूप में बनाते हैं और इस प्रकार से खत्म करते हैं रिफ्यूज को। आ रहा है समझ में। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय द सैनिटरी लैंड फिलिंग। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, वेस्ट इज स्टेबलाइज बाय द एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोसेस। ये एरोबिक एनारोबिक दोनों प्रोसेस से हम लोग इसमें स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे कचरे को। इसमें क्या होता है, रिफ्यूज में भी यूजुअली गॉट स्टेबलाइज विद इन 2 to 4 मंथ। इसमें कचरे को डिस्पोज यानी कि स्टेबलाइज होने के लिए 2 से 4 महीने का समय लगता है। अबाउट 90% ऑफ द इंडियन रिफ्यूज इज डिस्पोज बाय दिस मैनर। तो इंडिया में जनरली 90%, ठीक है, इसी मेथड का यूज होता है डिस्पोजल के लिए। किसके डिस्पोजल के लिए, रिफ्यूज के या फिर सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। ठीक है। आगे समझ में। लीचेट क्या होता है देखते हैं। लीचेट क्या होता है कि ये जो हम लोग डिस्पोजल, ये जो मेथड है लैंड फिलिंग वाला डिस्पोजल करते हैं, तो जमीन में हम लोग डिस्पोज करते हैं। ठीक है। तो जब पानी गिरता है ना, तो पानी गिरता है तो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, पानी गिरता है तो वो कचरा भी पानी के साथ बहेगा। या फिर दूसरा ये तरीका हो सकता है, जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज होगा और फिर जो पानी जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बल्किंग हो जाएगा। तो उसमें स्लज बल्किंग या फिर जो वेस्ट है उसका बल्किंग हो जाएगा, ऊपर आएगा, और जिसके कारण जो हानिकारक जो गैसेस है वो भी निकलेंगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीचेट। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन एक्सेस वाटर सीपिंग थ्रू द एरिया। ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन एक्सेस वाटर सीपिंग थ्रू द एरिया मे कम्स आउट ऑफ द डंप एज अ कलर्ड लिक्विड। तो जो कलर्ड लिक्विड की तरह वो बाहर निकलने लग जाएगा, उसी को हम लोग लीचेट बोलते हैं। और दिस इज हाईली पॉइजनस एंड पॉल्यूटेड। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये पॉइजनस तो होगा ही और पॉल्यूशन भी होगा। ठीक है। उसके बाद गैस प्रोडक्शन ओवर 90% ऑफ ओनली मीथेन। तो इसमें यही बोल रहा है कि अब जैसे कि हम लोग लैंड फिलिंग कर रहे हैं, एरोबिक एनोबिक प्रोसेस की हेल्प से वो मतलब ट्रीट होगा। ठीक है ना, खत्म करने की कोशिश होगी किसको, वो जो वेस्ट है उसको। लेकिन इस प्रोसेस में, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में गैसेस भी रिलीज होंगी। तो वो जो मेनली गैसेस होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन, और उसके बाद सेकेंड में बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ही मिलके लगभग कितने होते हैं, 90% होते हैं। वैसे मीथेन को हम लोग बोल सकते हैं लगभग 60 से 70% केवल मीथेन गैस ही रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 30% होता है। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द रिफ्यूज बाई, 1 मिनट रुकना।
हाँ, डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस। तो अब क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे किसके हेल्प से, इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस के हेल्प से। इंसिनरेशन मतलब क्या होता है, जलाना मैं बोला, लेकिन किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ बर्निंग ऑफ द रिफ्यूज एट द हाई टेम्परेचर इन फर्नेस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख लेना अगर नहीं लिखा हूं तो। एंड लार्ज साइज इंसिनरेटर्स आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो लार्ज साइज जो इंसिनरेटर्स होते हैं जिसमें हम लोग कचरे को जला रहे हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रक्टर्स बोलते हैं। पायरोलिसिस क्या होता है, इसमें भी वही होता है, इसमें भी हीटिंग करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर होता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इसी प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैं बताया था, एक होता था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके हेल्प से हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते थे। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डिस्टिलेशन होता था। इसमें क्या होता है, इसमें टार प्रोडक्ट बनता है, टार कोल। ठीक है ना, वही चीज है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो इसमें मैं बताया हूं आगे कि व्हेन ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट इज पायरोलाइज्ड, मतलब पायरोलिसिस जब होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का या फिर वेस्ट का, तो वो कौन से स्टेप में होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं मेनली। सबसे पहला जो स्टेज होता है, इसमें गैस रिलीज होता है। ठीक है ना, जैसे कि आपके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस रिलीज होते हैं पहले स्टेप में। और सेकेंड स्टेज में जब पहुंचता है तो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होता है, तो टार या फिर आपका ऑयल स्ट्रीम। और उसके बाद थर्ड स्टेज आते आते फिर अपने को क्या मिलता है, चारकोल मिलता है। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंतर्गत में टार आता है, चारकोल आता है, और ये गैसेस याद रखना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी रिलीज होते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़े थे, उसमें क्या होता था, इसमें भी पहले स्टेज में गैस रिलीज होता था जिसमें आपका ब्यूटेन, प्रोपेन, वो सब होता था। ठीक है ना, उसके बाद आता था नेक्स्ट स्टेप जिसमें लिक्विड, लिक्विड में आपका पेट्रोलियम, डीजल, वो सब, पेट्रोल डीजल मतलब, फिर आता था। उसमें भी वैसे ही था, लेकिन उसमें अलग अलग चीज रिलीज होता था। ये इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में जनरली क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले जब बढ़ाओगे तो गैस रिलीज होगा, और ज्यादा बढ़ाओगे तो लिक्विड के रूप में, और ज्यादा बढ़ाओगे तो वो सॉलिड के रूप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखते हैं अब। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय पल्वराइजेशन। ठीक है ना, डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन मतलब मैं क्या बोला, ग्राइंडिंग, यानी कि कुल मिला के उसको पीसना या फिर बारीक बारीक तोड़ना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन बोलते हैं, ग्राइंड करना। अब देखो इधर, इंडिया में जनरली इस प्रकार के मेथड का यूज नहीं होता है। तो बाहर कंट्रीज में जब ये पल्वराइजेशन प्रोसेस अगर देखे होगे, तो कचरा को उठाता है और उसके बाद जैसे ही अपने ट्रक में पीछे डालता है, तो वहां पर ग्राइंडर, मतलब वो बारीक बारीक उसको पीस देता था। ठीक है ना, वही चीज है। ठीक है, तो वही चीज है। तो रिफ्यूज इज पल्वराइज्ड इन ग्राइंडिंग मशीन एंड फर्दर डिस्पोज्ड ऑफ। और उसके बाद जब वो ग्राइंड हो जाता है तो उसको फिर डिस्पोज कर देते हैं। अच्छा, ये करने का मतलब क्या है, क्यों करते हैं ग्राइंड, तो जब ग्राइंड करते हैं ना, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को बढ़ा देता है रेपिडली। फिर क्या होगा, वो उसका वेनिशमेंट होगा, मतलब कचरा जल्दी से खत्म होगा इन्वायरमेंट से। तो वही है, फर्दर डिस्पोज ऑफ बाय द फिलिंग इन ट्रेंचेस। और ग्राइंडिंग करने के बाद फिर उसको गड्ढे वगैरह में फिल कर देते हैं, भर देते हैं। एंड डाइजेस्टेड इन ओपन प्लेसेस या फिर क्लोज्ड, दोनों प्रकार से हो सकता है। या तो उसको गड्ढा में फिल करके उसको दफना दिए एक हिसाब से, या फिर उसको बाहर मतलब छोड़ दिए। ठीक है, तो एरोबिक एनोरोबिक दोनों प्रोसेस के द्वारा फिर सेकेंड स्टेप में वो क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबलाइजेशन होता है उसका, कचरे का। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय कंपोस्टिंग। कंपोस्ट का मतलब मैं क्या बताया, खाद के रूप में कन्वर्ट करना। तो ये भी एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार का ट्रीटमेंट होता है इसमें। डिकम्पोजिशन कैन बी एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ। एंड फाइनल एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड कंपोस्ट। जो इसमें फाइनल एंड प्रोडक्ट्स आते हैं उसको कंपोस्ट बोलते हैं या फिर ह्यूमस बोलते हैं, खाद, जिसका यूज हम लोग फर्दर फार्मिंग वगैरह में गाँव में कर सकते हैं, खेती में कर सकते हैं। जनरली गांव में इस प्रकार के मेथड का यूज होता है कंपोस्टिंग का। ठीक है, तो वही बोला है कि रूरल एरियाज में यूज होता है ऑन द मिक्सचर ऑफ द नाइट सॉइल। और वहां पर जो भी वेस्ट होता है उसको किसके साथ मिला देते हैं वो लोग, गांव में रिफ्यूज को किसके साथ मिला देते हैं, नाइट सॉइल के साथ मिला देते हैं। और फिर वो फर्दर क्या होता है, स्टेबल होता है और खाद के रूप में कन्वर्ट होता है। अच्छा, ये नाइट सॉइल का मतलब समझ में आ रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटर जो होता है उसी को नाइट सॉइल बोलते हैं। और सरल भाषा में बोलूं तो रात में जो खा के जो सुबह निकालते हो ना, बस वही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 मेथड्स, तो इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड होता है। अब ये इंदौर और बेंगलोर वही सिटी का ही नाम है ना ये,
तो इंदौर का जो मेथड है वो इंदौर मेथड, बेंगलोर बेंगलोर का। तो इंदौर मेथड एक प्रकार से एरोबिक प्रोसेस होता है और बेंगलोर मेथड जो होता है एनएरोबिक प्रोसेस होता है। मेजर डिफरेंस यही है, ठीक है। दोनों ही कंपोस्टिंग के मेथड है और एक एरोबिक है एक एनएरोबिक है, ठीक है। मेजर डिफरेंस यही है आपका। तो अब देखते हैं, तो वही चीज बोल रहा है कि इंडोर मेथड डिकम्पोजिशन अंडर एरोबिक कंडीशन। अब ये याद कैसे रहेगा जनरली अपने को, अभी तो याद हो गया कि इंडोर एरोबिक है और बेंगलोर क्या है आपका एनोरोबिक है, लेकिन बाद में भूल जाओगे, कंफ्यूज होगे। तो इसको ऐसा याद रख सकते हो, इंडोर से इंडोर याद रखना। इंडोर का अपोजिट क्या होता है, आउटडोर होता है, ठीक है। इंडोर का अपोजिट क्या होता है, आउटडोर। आउटडोर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, एरोबिक प्रोसेस होता है। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, इंडोर का अपोजिट आउटडोर, आउटडोर में होता है एरोबिक प्रोसेस, और जस्ट फिर बेंगलोर में क्या हो जाएगा, एनोरोबिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। बेंगलोर का ऐसे याद रख सकते हो, अगर याद नहीं आया तो बेंगलोर से बंगला याद रखना, थोड़ा सा वैसी होता है ना, मतलब बेंगलोर और बंगला थोड़ा एक ही टाइप का लग रहा है कि नहीं, समझो भावनाओं को। तो बंगला क्या होता है, एक बंद चीज है, ठीक है। तो वहां पर क्लोज्ड चेम्बर में क्या होता है, क्या होता है, एनोरोबिक प्रोसेस होता है। ये सब बकवास है, ठीक है ना। आपको अपने तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो ऐसा याद कर लो, मैं बस एक मतलब प्रोसेस बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है। एक मेथड बता रहा हूँ, ऐसा याद रख सकते हो करके। तो इट इज द एनएरोबिक इन नेचर, इट इज एनएरोबिक इन नेचर, मोर क्लीन देन इंडोर मेथड, ठीक है। मतलब इसमें और ज्यादा एफिशिएंसी अच्छी होती है, एनोरोबिक मेथड होता है और ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी होती है बेंगलोर मेथड की, और वाइडली अडॉप्टेड होता है। म्युनिसिपल मेथड मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो होती है ना शहरों में, उसमें जो भी वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट, तो उसका जो डिस्पोजल है, उसका जो स्टेबलाइजेशन है, जनरली किसके द्वारा होता है, बेंगलोर मेथड की हेल्प से ही होता है, मतलब एनारोबिक प्रोसेस ही होता है। इसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर कचरे को अपन डालते जाते हैं, ठीक है। एक लेयर में डाला, फिर दूसरे लेयर में डाला, तो जो ऊपर वाला लेयर है वो तो एरोबिक होगा, लेकिन जो नीचे वाला लेयर नीचे चला गया है वो एनोरोबिक प्रोसेस होगा ना उसमें। तो वही चीज है और कुछ नहीं। बिल्ड अप इन द लेयर इन एन अंडरग्राउंड अर्थन, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर बिछा के ऊपर से भी हम लोग कवर कर देते हैं अच्छे क्वालिटी के अर्थ से, मिट्टी से, ठीक है। अर्थन ट्रेंच एंड दिस मास इज कवर्ड एट इट्स टॉप बाय लेयर ऑफ अर्थ अबाउट 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के अर्थ से उसको कवर कर देते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लगभग 4-5 महीना लगता है और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, वो फुली स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो एक हिसाब से ये प्रोसेस है, प्रोसेस हमारे लिए कभी भी काम का नहीं होता है, ठीक है। क्या काम का होता है, मैं बोला जो भी उसमें फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये आपका एनोरोबिक प्रोसेस है, और क्या याद रख सकते हो, और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना एक बार। 4-5 महीना स्टेबलाइज होने में समय लगता है, 15 सेंटीमीटर तक डेप्थ में हम लोग अर्थ को फिल कर देते हैं, ऊपर से टॉप से कवर कर देते हैं, मतलब चेंजेस इन ब्राउन कलर। और उसके बाद 4 से 5 महीने के बाद जो कचरा है वो ब्राउन कलर में, मतलब मिट्टी जैसा ही भूरा लगभग हो जाता है, और जो कि ओडरलेस होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको हम लोग खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इल्यूट्रिएशन क्या होता है। इल्यूट्रिएशन क्या होता है, इसमें स्लज को वॉश कर देते हैं, ठीक है। मतलब स्लज इज वॉश्ड आइदर बाय द फ्रेश वाटर, या फिर जो प्लांट में जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं उसके हेल्प से स्लज जो है उसको हम लोग वॉश कर देते हैं। क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द स्लज एल्किनिटी। तो एल्किनिटी जो होती है स्लज की, उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग रिमूव करने के लिए एल्यूट्रिएशन का यूज करते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये तो शायद आपको पता होगा। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, सन की रोशनी में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और एल्गी पनपते हैं, एल्गी का ग्रोथ होता है, और या फिर जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हो उनका ग्रोथ होता है, और जब ज्यादा ग्रोथ हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो एक प्रकार से जो एल्गी बूम है वो किसके कारण होता है, एल्गी बूम इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब कारण कौन है, तो यूट्रोफिकेशन इज अ कॉज ऑफ एल्गी बूम, ऐसा बोल सकते हैं। यूट्रोफिकेशन इज अ कॉज ऑफ एल्गी बूम। एल्गी बूम मतलब जरूरत से ज्यादा जब एल्गी पनप जाते हैं, या फिर जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो पनप जाते हैं, उसी को हम लोग एल्गी बूम बोलते हैं, ठीक है।
और जनरली जो न्यूट्रिएंट्स है, जो अगर डिस्पोज कर रहे हो कहीं पर आप, ठीक है, डिस्पोज कर रहे हो, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसमें नाइट्रोजन वगैरह या फिर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो इसी इन्हीं के कारण क्या होते हैं, इन्हीं के हेल्प से, इन्हीं के द्वारा और सन की रोशनी के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और एल्गी पनपते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एनर्जी कंटेंट। एनर्जी कंटेंट निकालने के लिए बस आपको यही करना है कि जो भी डिस्कार्डेड वेस्ट है किलो जूल पर केजी में, ठीक है, जो भी डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट है किलो जूल पर केजी में, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट से। 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, जो भी आपका मॉइस्चर कंटेंट दिया होगा क्वेश्चन में उससे माइनस कर देना। तो ये क्वेश्चन है। तो एनर्जी कंटेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट डिस्कार्डेड इज 10,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है ना, तो ये आपको एनर्जी कंटेंट दे दिया गया है। ठीक है ना, जितना डिस्कार्ड हो रहा है। फाइंड एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस। क्या निकालना है अपने को, एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस पे निकालना है। इफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉलिड वेट 10%, तो मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट आपको दिया गया है, तो आपको बस उसी फॉर्मूला में रख देना है। 10,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 करोगे तो 90 आ जाएगा, और उसके बाद फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका लगभग खत्म हो चुका है ना, सीवरेज सिस्टम, जो भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, और जो आपके पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो कल आपका कंप्लीट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो एयर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज 5 मिनट, और उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं आज का। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। मेरे ख्याल से इसको अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आपको सब चीज पता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो जरूरत होगा उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। देखो, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, नेचुरल सोर्स हो सकते हैं, मेड मेड सोर्स हो सकते हैं। तो पहला मेन मेड सोर्स के बारे में बात करते हैं। मेन मेड सोर्स क्या हो सकते हैं, अपने से ही बता सकते हो, जैसे कि हम लोग कुछ भी फ्यूल को जला रहे हैं खाना पकाने के लिए या फिर कुछ भी के लिए, थर्मल पावर प्लांट्स में, तो वो फ्यूल के कंबशन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब निकलते हैं और जो पॉल्यूट करते हैं एयर को। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद ये रखना है कि आपके जो फ्यूल कंजप्शन है या फिर फ्यूल जब जलता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और उसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह से। इंडस्ट्रीज वगैरह से सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड अमोनिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स निकलते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड अमोनिया इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट होंगे, और थर्मल पावर प्लांट्स के मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड होगा एंड फ्लाई एशेस। ठीक है ना, फ्लाई एश जो होंगे वो भी आप एयर के पॉल्यूट करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद फिर देखते हैं ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी वाड़ी जब चलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर मतलब जो भी आपका फील्ड है उसको अगर बर्न करोगे, जलाओगे, तो भी आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलेगा और प्रदूषित करेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या करेंगे, एयर को पॉल्यूट करेंगे। ये सब मेन मेड सोर्स है ना। ठीक है, अब देखते हैं नेचुरल सोर्स के बारे में। नेचुरल सोर्स में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो केमिकल रिएक्शन करेंगे एक दूसरे से, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, और उसके अलावा पॉलीमराइजेशन हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, ये सब के द्वारा भी एयर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब सन के प्रेजेंस में जब पॉल्यूटेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं और रिएक्शन करते हैं तो उसी को बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, उसके बाद एरोसोल पर्टिकुलेट्स। एरोसोल मतलब नीचे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, हेज हो गया, फ्यूम्स हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, एरोसोल्स कहलाते हैं। मतलब सॉलिड पार्टिकल का गैसियस मीडियम में प्रेजेंस होना, या फिर लिक्विड पार्टिकल का गैसियस मीडियम में प्रेजेंस होना ही एरोसोल कहलाता है। एरोसोल आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड और द लिक्विड पार्टिकल। क्या बोल रहा है, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड और द लिक्विड पार्टिकल इन गैसियस मीडियम। ठीक है, दे कॉजेज द विजिबिलिटी रिडक्शन, जिसके कारण क्या होता है, विजिबिलिटी रिडक्शन होता है। डस्ट नहीं समझ गए यार, धूल के कारण, स्मोक नहीं समझ गए हो, ठीक है, स्मोक समझ गए, मिस्ट हो गया, फॉग हो गया,
ठीक है, कोहरा, हेज हो गया और उसके अलावा फ्यूम्स हो गया। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा है ना तो डिक्शनरी में देख लेना। ठीक है, ये सब एकदम छोटा छोटा चीज है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ये रेडियो एक्टिव जो मिनरल्स होंगे वो भी क्या करते हैं, मिनरल बोल रहा हूँ ना, मिनरल्स, ये भी नेचुरल के अंतर्गत में आते हैं। वॉल्केनिक जो एश है, वॉल्केनिक गैसेस है ज्वालामुखी का, ये सब भी इसी के अंतर्गत में आएंगे। नेचुरल सोर्स एंड गैसेस एंड ओडर फ्रॉम द मार्शी लैंड्स, स्वैम्प या फिर मार्शी लैंड मतलब दलदली जो क्षेत्र है वहां पर से जो भी आपका ओडर और गैसेस है वहां पर से मेनली क्या रिलीज होता है, मीथेन गैस रिलीज होता है। ठीक है ना, CH4। तो ये भी क्या करेगा, आपको एयर को प्रदूषित करेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे ये भी एयर को प्रदूषित करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, दो प्रकार के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो डायरेक्ट सोर्स से एमिट होते हैं, मतलब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आर दोज व्हिच आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द आइडेंटिफिके आइडेंटिफिएबल सोर्सेस। ठीक है, आइडेंटिफिएबल सोर्सेस मतलब जो सोर्स आपको पता है वहां से डायरेक्ट एमिट हो रहे हैं तो उसी को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में आपका क्या क्या आता है, नहीं समझ में आया क्या? जैसे कि यार गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी से डायरेक्ट एमिट होता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। अपने को सोर्स पता है और डायरेक्ट एमिट हो रहा है तो वही चीज है और कुछ नहीं। तो अब एक एक करके इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला सल्फर के कंपाउंड्स। सल्फर के कंपाउंड्स में सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी आता है। ये तीनों ही प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स है, तीनों ही सल्फर के कंपाउंड्स हैं। और इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है, ये भी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स है, याद रखना है सबको। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है कि ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत में आएंगे। पर्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं जैसे कि डस्ट हो गया, एरोसोल हो गया, ये सब नेचुरल है लेकिन ये अपने को प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स भी हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट डस्ट एंड एरोसोल्स। पोलेंस जो होते हैं ये भी आपके, पोलेंस क्या है आगे मैं बताऊंगा। पोलेंस जो है ये भी आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स है। लेड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, लेड समझ रहे हो ना, पीबी है ना, लेड। तो ये भी क्या है आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स है। हाइड्रोकार्बन्स भी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स है। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स भी आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत में हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब भी हाइड्रोजन कंपाउंड्स के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर दूं। सल्फर के कंपाउंड में सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन पर्टिकुलर मेटर्स में जैसे डस्ट हो गया और एरोसोल्स हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट में आपका पोलेंस हो जाएगा, लेड हो गया और उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स हो गया, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स हो गए, रेडियो एक्टिव मिनरल्स हो गए एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स हो गए। हाइड्रोजन कंपाउंड्स के अंतर्गत में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सब हाइड्रोजन कंपाउंड्स के अंतर्गत में आते हैं। अब एक एक करके थोड़ा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है सबसे मेजर पॉल्यूटेंट्स होता है एयर पॉल्यूशन के लिए। इट इज द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब एयर पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, तो मैं पहले ही बताया कि जो भी फ्यूल के बर्न होने से ये मिलता है। वेयर द फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न, जैसे कि आपका थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, तो थर्मल पावर प्लांट्स में सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके अलावा रिफाइनरीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, वॉल्केनोज हैं। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी के फटने से भी आपका, या फिर ज्वालामुखी में जो गैस रिलीज हो रहा है वो भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही है, और जिसके कारण आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होता है, श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। उसके बाद देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या बताया, गाड़ी जब चलाते हो तो गाड़ी से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो जनरली क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि टॉक्सिक इन नेचर होता है। इसके कारण क्या होता है, एस्फाइजिएशन होता है। ठीक है, क्या होता है, एस्फाइजिया होता है। एस्फाइजिया एक रोग का नाम है। एस्फाइजिया में क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। कुल मिला के इसमें क्या होता है, दम घुटना या फिर जो चेतन शक्ति है उसको ये खत्म कर देता है या फिर कम कर देता है एस्फाइजिया। क्यों करता है, तो जब एस्फाइजिया होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, तो हीमोग्लोबिन में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस कर देता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं क्या बोला, एस्फाइजिया ऐसा रोग है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। हीमोग्लोबिन
में जो प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है उसको रिप्लेस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अब सोचो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कम होने लग जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाए तो आपका दम घुटने नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्फाइजिया, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हाइड्रोकार्बन एंड फोटो केमिकल जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं मेनली रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट। ये भी जो होते हैं गाड़ियों से ही निकलते हैं, तो जो ऑटोमोबाइल्स जो एग्जॉस्ट होते हैं उससे ही आपका हाइड्रोकार्बन और फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं। और ये क्या करते हैं, इसके कारण जो इरिटेशन होता है आई में और लाल कलर का हो जाएगा आंख। ठीक है ना, आंख जलेगा मतलब रेडिश हो जाएगा आई, तो इरिटेशन होता है आई में, किसके कारण, हाइड्रोकार्बन एंड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स के प्रेजेंस होने के कारण। उसके बाद देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, बस ये लास्ट पेज है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, ऊपर पड़े नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स है, मतलब एयर पॉल्यूशन का जो सेकेंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल गैस है या सब्सटेंस है वो क्या है, आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ही है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम द एयर ऑक्सीडेशन, एयर ऑक्सीडेशन में, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में, सोलर रेडिएशन में, इंसनरेशन प्लांट्स में, इंसनरेशन मतलब समझ गए ना, और उसके अलावा वेल्डिंग ऑपरेशन से भी आपका नाइट्रोजन निकलते हैं। अब देखो जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करूं तो नाइट्रिक ऑक्साइड इट अफेक्ट द आईज, ये भी आई को इफेक्ट करता है। इट रिलीज्ड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, ये भी ऑटोमोबाइल से निकलता है, इंसनरेशन प्लांट से निकलता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, आपका इंसनरेशन प्लांट से निकलता है, ऑटोमोबाइल से निकलता है, ये भी आपके आई को इफेक्ट करता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी लाफिंग गैस बोलते हैं। देखो ये नॉर्मल क्वांटिटी में तो ये यूजफुल होता है, एनेस्थीसिया के रूप में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में ये पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, प्रदूषण होता है। उसके बाद देखते हैं लेड के बारे में। लेड जो होता है इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ये भी आपका ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट से निकल रहा है। ऐसे ऑटोमोबाइल्स, ऐसे गाड़ी जो पेट्रोल से चलते हैं जनरली, उससे आपका लेड निकलता है। ये किसको इफेक्ट करता है, थ्रोट्स एंड लंग्स को इफेक्ट करते हैं। थ्रोट मतलब जो रेस्पिरेटरी जो सांस लेने वाली नली होती है या फिर जो फेफड़ा होता है उसको इफेक्ट करता है कौन, लेड। तो कभी कभार क्वेश्चन में आता है कि लेड ह्यूमन बॉडी में किस पोर्शन को, किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, मिथाइल मिसेप्टेन यूज इन सिलेंडर। देखो मिथाइल मिसेप्टेन का यूज जनरली क्यों किया जाता है, एक्चुअली में जो हमारे गैस घरों में जो गैसें आती है जिससे खाना पकता है, सिलेंडर, उसमें जो भरा होता है नॉर्मली वो मेजर क्वांटिटी में ब्यूटेन रहता है और थोड़ा बहुत प्रोपेन रहता है। लेकिन ये जो ब्यूटेन प्रोपेन होता है इसका ओडरलेस होता है, मतलब इनका कोई गंध नहीं होता, मतलब ये लीक होंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या मिलाते हैं सिलेंडर में, मिथाइल मिसेप्टेन मिलाते हैं, ताकि जब गैस लीक हो तो अपने को पता चले कि गैस लीक हो रहा है, क्योंकि गैस लीक होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा और जनहानि पहुंच सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल मिसेप्टेन को मिलाते हैं, कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो घरों में जो गैस सिलेंडर जब लीक होता है तो जो गंध आता है वो गंध किसका होता है, तो इसी मिथाइल मिसेप्टेन का होता है, ना कि ब्यूटेन प्रोपेन। क्योंकि ब्यूटेन प्रोपेन क्या होता है, स्मेल लेस होते हैं, उनका कोई स्मेल नहीं होता, वो लीक भी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, और ज्वलनशील बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप देखते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखते हैं। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो दो या दो से अधिक प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के मिलने से बन रहा है, एक नए प्रकार का पॉल्यूटेंट बनता है, उसी को हम लोग सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू और द मोर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, दीज आर द मोस्ट हार्मफुल। अब ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से भी ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसके एग्जाम्पल को आपको याद ही रखना पड़ेगा, जैसे कि कुछ तो एसिड ही है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंतर्गत में आते हैं, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किसके अंतर्गत में आता है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत में आता है, ऊपर हम लोग पढ़े हैं। तो याद रखना है H2SO4 HNO3 इसके अंतर्गत में आएगा। ओजोन, पेन, ये सब तो याद ही होगा आपको। ये O3 ओजोन है, पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेन। उसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड और फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर देता हूँ, H2SO4 ओजोन, पेन, फॉर्मेल्डिहाइड, फोटोकेमिकल स्मोक एंड
HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर नोट, दो इंपॉर्टेंट नोट दिया है और इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो, इसलिए अच्छे से पढ़ना। देखो समझना, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेन, दीज आर फॉर्म्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा या फिर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होते हैं ये लोग। फिर से बोल रहा हूँ, फोटोकेमिकल रिएक्शन के कारण क्या चीज फॉर्म होता है अगर पूछेगा तो आप बोलोगे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेन फॉर्म्ड होते हैं, या फिर ये लोग क्या होते हैं, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होते हैं, एक ही मतलब है। लेकिन जब बोलेगा आपको कि ऐसे एयर पॉल्यूटेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक, मतलब फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, ठीक है ना, फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन से एयर पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उस केस में बोलोगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए या फिर फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट कौन होते हैं या फिर फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है उसके द्वारा फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म होता है ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेन। और रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के लिए या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, तो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में जो एयर पॉल्यूटेंट्स है इतने सारे, उसका क्या इफेक्ट होता है। वैसे तो कुछ कुछ मैं बता भी चुका हूँ कि कौन हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करता है, कौन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। यही चीज हम लोग फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, और कल का लेक्चर के बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।